नमस्कार फ्रेंड्स। देखिए, कंपटीशन की क्लास में आज हम भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, भौतिक परिवर्तन या फिजिकल चेंजेज। तो देखिए, भौतिक परिवर्तन क्या होता है। देखो, वे परिवर्तन जिनमें केवल पदार्थ के भौतिक गुण बदलते हैं, जैसे अवस्था या फिर उसका रंग, गंध, यही बदलता है और रासायनिक गुण बिल्कुल भी नहीं बदलते। ऐसे परिवर्तन को क्या बोलते हैं अपन? भौतिक परिवर्तन। तो लिख सकते हैं, वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के भौतिक गुण जैसे ताप, अवस्था व गंध आदि बदल जाते हैं, परंतु इनके रासायनिक गुण नहीं बदलते। साथ ही यदि मैं परिवर्तन का कारण हटा लूं तो वापस पुनः वही पदार्थ प्राप्त हो जाएगा। साथ ही परिवर्तन का कारण हटा लेने पर वही पदार्थ या मूल पदार्थ प्राप्त हो जाता है। ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे देखो, पानी था, पानी यानी H2O, यदि इसको आपने गर्म किया तो ये किस में बदल गया? भाप में बदल गया, अर्थात इसका क्या हो गया? वाष्पीकरण हो गया। तो वाष्पीकरण एक भौतिक प्रक्रिया है। गर्म करने पर किस में बदल गया? भाप में बदल गया। भाप से वापस इसको ठंडा किया तो ये बदल गया वापस पानी अर्थात द्रव अवस्था में। तो ये अपने पास में वापस हो गया संघनन। तो संघनन भी एक भौतिक प्रक्रिया है। और यदि पानी को ठंडा किया तो ये बदल गया बर्फ में, अर्थात ये ठोस रूप में बदल गया। तो ये भी कौन सा परिवर्तन है? इसे बोलेंगे पिंडन। क्या बोलेंगे? पिंडन। तो देखो, पिंडन, वाष्पीकरण और संघनन, ये सब भौतिक प्रक्रियाएं हैं या भौतिक परिवर्तन है। चलो और बात करते हैं ऊर्ध्वपातन। देखो, ऊर्ध्वपातन क्या है? कुछ एक पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको गर्म करने पर वो द्रव में नहीं बदलते, ठोस से सीधे ही किसमें बदल जाते हैं? गैस में बदल जाते हैं। तो ऐसे पदार्थ को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातित पदार्थ। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। जैसे कपूर कौन सी अवस्था में रहता है भाई? ठोस अवस्था में रहता है। यदि इसको आप गर्म करोगे तो ये द्रव में नहीं बदलेगा, सीधा ही किसमें बदल जाएगा? गैस में बदल जाएगा। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं अपन? ऊर्ध्वपातन। अगली बात करते हैं, एक और उदाहरण है अपने पास में, नौसादर NH4Cl, इसे बोला जाता है नौसादर। तो इसको भी यदि आप गर्म करोगे तो ये सीधा किसमें बदल जाएगा भाई? बिना द्रव में बदले ही ठोस से सीधा किसमें बदल गया? गैस में। तो इसे क्या बोलेंगे? वापस ऊर्ध्वपातन पदार्थ। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। चलो और बता देता हूं, दूध को गर्म करना, लोहे से चुंबक बनना, और बहुत सारे परिवर्तन है अपने पास में। देखो, मोम का पिघलना तो है भौतिक परिवर्तन, लेकिन यदि
मोमबत्ती का जलना आ जाए, कैसा आ जाए, मोमबत्ती का जलना। तो देखो एनसीईआरटी में इसे दिया गया है रासायनिक परिवर्तन व भौतिक परिवर्तन, ये दोनों है। भौतिक परिवर्तन क्यों हुआ भाई, क्योंकि मोमबत्ती जलेगी, जलेगी तो पूरी मोम हमारे पास में प्राप्त नहीं होगी, ठीक है, कुछ मात्रा में पदार्थ वाष्पित हो जाएंगे और ज्वाला में बदल जाएंगे, तो और बत्ती है वो जल जाएगी, तो ये तो हो गया रासायनिक परिवर्तन। और कुछ मोम है वो क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी और फिर वापस ठोस अवस्था में आ जाएगी, तो मोमबत्ती का जलना। एनसीईआरटी 9th की क्लास में ये लिखा हुआ है कि मोमबत्ती का जलना, 8th में भी लिखा हुआ है मोमबत्ती का जलना रासायनिक और भौतिक परिवर्तन दोनों के उदाहरण है। अब देखिए भौतिक परिवर्तन के गुण। सबसे पहली बात तो ये अस्थायी परिवर्तन होता है। दूसरी बात ये उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय का मतलब यानी कि जैसे मान लो जल से अपन भाप भी बना सकते हैं और भाप से वापस जल भी, और जल से वापस बर्फ भी बना सकते हैं, तो ये हो गया आपके पास में उत्क्रमणीय, यानी कि कारण हटा लिया जाए तो वापस वैसी की वैसी अवस्था आ जाएगी, उत्क्रमणीय होता है। और इसमें नया पदार्थ नहीं बनता, कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता, केवल अवस्था परिवर्तित होती है। अब देखो, अब बात करेंगे अपन कौन से परिवर्तन की, रासायनिक परिवर्तन की। तो देखिए रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, तो वे परिवर्तन जिनमें अवस्था, रंग, गंध ये तो बदलती बदलती है और उनके रासायनिक गुणधर्म भी बदल जाते हैं, तो ऐसे परिवर्तन को क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन। तो वे परिवर्तन जिनमें भौतिक गुणों के साथ, भौतिक गुणों के साथ पदार्थों के रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं। जैसे दूध से दही बनना, दूध से दही बनना, अंगूर का किण्वन होना, लोहे पर जंग लगना, फलों का सड़ जाना, और मैं आपको बताऊं मानव शरीर पर तिल या चकते बनना। और मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपवाद बताया था कि मोमबत्ती का जो जलना है ये रासायनिक परिवर्तन भी है वह भौतिक परिवर्तन भी है। भौतिक परिवर्तनों में अब देखो एक महत्वपूर्ण उदाहरण, बल्ब का जलना, ये भौतिक परिवर्तन है भाई, रासायनिक परिवर्तन मत समझ लेना, बल्ब का जलना भौतिक परिवर्तन है। एक बात बता देता हूं, बल्ब में जो अपना जो बल्ब होता है जिसमें पहले गैसें भरी आती थी या जो तार वाला बल्ब होता था, इन्हें हम नियोन बल्ब बोलते हैं क्योंकि उसमें नियोन गैस भरी रहती थी। और ये किस अवस्था में भरी रहती थी, तो पदार्थ की चौथी अवस्था है प्लाज्मा, तो प्लाज्मा अवस्था में नियोन गैस भरी रहती थी। और एक बात और बताना चाहूंगा मैं यहां आपको, जिनोन और रेडोन, जिनोन व रेडोन दो बल्ब ऐसे हैं जिनका उपयोग हम कोहरे के समय करते हैं। किसके समय करते हैं, कोहरे के समय उपयोग लिए जाने वाले बल्ब, उपयोग लिए जाने वाले बल्ब कौन से भाई, रेडोन और जिनोन बल्ब। अब देखिए ये क्या है, तो रेडोन और जिनोन दो अक्रिय गैसें हैं और इन अक्रिय गैसें यदि जिनोन और रेडोन भर दी जाएगी उन बल्बों को क्या बोलेंगे, रेडोन और जिनोन बल्ब। अक्रिय गैसों का चलो मैं एक बार छोटा सा उदाहरण बता देता हूं, हमारे नेता और कर्मचारी जीवित रहे,
ये सब अक्रिय गैसें है यानी हीलियम। देखो हमारे नेता और कर्मचारी जीवित रहे, ये एक ट्रिक है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, हमारे का मतलब हो गया हीलियम, नेता का मतलब हो गया अपने पास में नियोन, और ऑर्गन कर्मचारी क्रिप्टॉन, जीवित जीनोन, और रहे का मतलब हो गया रेडोन। तो ये सब अक्रिय गैसें हैं। अब देखिए रासायनिक गुणधर्म के, रासायनिक परिवर्तन के गुण, किसके गुण भाई? रासायनिक परिवर्तन के, रासायनिक परिवर्तन के गुण। तो देखो रासायनिक परिवर्तन के गुण क्या हो गया? पहली बात, रासायनिक परिवर्तन क्या है? स्थायी परिवर्तन है। दूसरा गुण अपने पास में क्या है? अनुत्क्रमणीय है, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। और तीसरा परिवर्तन है, इसमें नया पदार्थ बनता है। अब देखो रासायनिक परिवर्तन को शब्दों के रूप में लिखना रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, और रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों के रूप में लिखना, अणुसूत्रों के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन को शब्दों के रूप में लिखना रासायनिक अभिक्रिया वह कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों के रूप में लिखना या प्रतीकों व अणुसूत्रों के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाती है। अब देखो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, देखो इसमें पहली जो रासायनिक अभिक्रिया है वो है संयोजन अभिक्रिया। तो देखो वह अभिक्रिया जिसमें संयोजन का मतलब हो गया जुड़ना, वह अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको अभिकारकों के बारे में बता दूं। अभिकारक वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यानी कि जिनसे रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती है उन्हें क्या बोलेंगे? अभिकारक। और जिन अभिकारकों से जो अंतिम उत्पाद बनता है, रासायनिक अभिक्रिया होने से अंतिम जो उत्पाद बनता है या अंतिम जो पदार्थ बनता है, उस पदार्थ को बोलते हैं क्या? उत्पाद। और अभिकारकों को तीर के निशान के बाईं ओर प्लस का चिन्ह लगाकर लिखते हैं, और उत्पादों को भी यदि दो या दो से अधिक है तो तीर के निशान के दाईं ओर प्लस का चिन्ह लगाकर लिखते हैं। और ये जो तीर का निशान है वो अभिक्रिया की दिशा को दर्शाता है, अभिक्रिया की दिशा को दर्शाता है। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं संयोजन अभिक्रिया, तो वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण जैसे देखो मैं बता दूं आपको, मान लो दो अभिकारक थे इस प्रकार,
एक और ये दूसरा अभिकारक, ये दोनों अभिकारक यदि मान लो, मैं एक चित्रों से प्रदर्शित कर रहा हूं ताकि आपके समझ में आ जाए अच्छी तरीके से, दोनों अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद यदि बना दिया तो इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे अपन? संयोजन अभिक्रिया। देखिए जैसे C+O2 इज इक्वल टू CO2। देखो ये कार्बन या कोयला, इसके दहनकीय विक्रिया है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, ये आग को बुझा देती है, आग को बुझाने वाली गैस है। एक बात और बता देता हूं, ये अम्लीय होती है, इसकी प्रकृति कैसी है भाई? अम्लीय। चलो और बात करते हैं अपन। देखो दूसरा उदाहरण CaO, और इसमें यदि मैं जल डाल दूं तो हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। देखो CaO बिना बुझा चूना है, कैसा है? बिना बुझा चूना। बहुत सी बार क्वेश्चन में या एग्जाम में पूछा जाता है बिना बुझे चूने का रासायनिक सूत्र बताइए, तो CaO और इसका रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या नाम है? कैल्शियम ऑक्साइड। बुझाने के लिए हम जल का उपयोग में लेते हैं, तो H2O जल, और ये बन गया बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, और इसे बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए इसका उपयोग हम किसमें करते हैं? सफेदी करने में करते हैं, मकानों के सफेदी करने में। अब देखो एक बात बता दूं, सफेदी करते ही तुरंत मकानों में चमक नहीं आती, चमक कब आती है? 2 या 3 दिन बाद में। क्यों? क्योंकि देखो ये जो अपन ने CaOH का होल ट्वाइस जो लिया था, जो बुझा हुआ चूना लिया था, जिससे अपन ने क्या की थी? सफेदी की थी, ये वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, और जल है वो भाप बनकर उड़ जाता है। तो देखो ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये संगमरमर या फिर खड़िया पत्थर या चूना पत्थर, इन सब का रासायनिक अणुसूत्र है। तो देखो संगमरमर, खड़िया पत्थर, चूना पत्थर का रासायनिक अणुसूत्र क्या है? CaCO3, और इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, इसकी प्रकृति होती है क्षारीय, क्योंकि धातु ऑक्साइड तो होते हैं क्षारीय, और अधातु ऑक्साइड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है वो होती है अम्लीय। चलो एक उदाहरण और देखते हैं संयोजन अभिक्रिया का। देखो मैग्नीशियम रिबन के दहन की अभिक्रिया, Mg मैग्नीशियम रिबन प्लस O2 के साथ में अभिक्रिया की, बन जाएगा MgO। तो देखो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसकी प्रकृति भी कैसी होती है? क्षारीय, क्योंकि ये भी क्या है? धातु ऑक्साइड है। अगली अभिक्रिया लेते हैं वियोजन अभिक्रिया, या अपन इसको बोल सकते हैं अपघटन अभिक्रिया। तो वियोजन का मतलब होता है टूटना, या अपघटन का मतलब होता है टूटना। तो देखो वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है भाई? वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। देखो जैसे मैं आपको बता दूं, यदि मान लो ये कोई एक अभिकारक था और वियोजन अभिक्रिया के थ्रू ये क्या हो गया? 2 उत्पादों में टूट गया, तो इसे क्या बोलेंगे अपन? कौन सी अभिक्रिया भाई? वियोजन अभिक्रिया। देखिए
CaCO3, मैंने अभी बताया था चूना पत्थर या संगमरमर पत्थर या अपन बोल सकते हैं खड़िया पत्थर, इन सब का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसकी प्रकृति होती है क्षारीय। देखो जब इसको गर्म करते हैं तो ये बदल जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति तो होती है अम्लीय, और ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये बिना बुझा चूना है, बिना बुझा चूना। और इसका जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम ऑक्साइड, और इसकी प्रकृति होती है क्षारीय। चलो ये देखो एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण था। अगला अपन वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण देखते हैं। तो देखो AgBr, जब इसको सूर्य के प्रकाश में रखते हैं, सूर्य के प्रकाश में, तो ये बदल जाता है Ag प्लस Br2। ये देखो श्वेत श्याम फोटोग्राफी अभिक्रिया है। फोटोग्राफी जो पहले ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफी होती थी, उस फोटोग्राफी में ये रसायन AgBr सिल्वर ब्रोमाइड काम में लिया जाता था या सिल्वर क्लोराइड भी काम में लिया जाता था। सनलाइट, सूर्य के प्रकाश में रखा जाएगा तो Ag प्लस Cl2 में बदल जाएगा। एक देखो अपने पास में है FeSO4। यदि फेरस सल्फेट को यदि अपन गर्म करेंगे तो ये Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में टूट जाएगा। तो वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं अपन? वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। अब देखो तीसरी अभिक्रिया है, वो है विस्थापन अभिक्रिया। तो देखो विस्थापन नाम से ही पता चल रहा है विस्थापन होना, यानी कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को उसके यौगिक से हटाकर दूर कर देता है और खुद वहां जाकर जुड़ जाता है। तो इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। तो लिखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक दूसरे अभिकारक के तत्व व दूसरे अभिकारक के तत्व या यौगिक को हटाकर या विस्थापित करके स्वयं या खुद वहां जुड़ जाता है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है भाई? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। चलो देखते हैं इसको डायग्राम से। जैसे यदि मैं आपको बताऊं कि ये मान लेते हैं कोई आपके पास में अभिकारक है इस टाइप का, और दूसरा अभिकारक है इस टाइप का। तो देखो ये जो अभिकारक है वो उसका ये तत्व है, वो इस दूसरे वाले तत्व को हटा देता है, खुद तो यहां जुड़ गया, और ये जो पहले वाला था बेचारा इसको क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया। तो इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे अपन? विस्थापन अभिक्रिया। जैसे देखो अपने पास में दिया गया है फेरस सल्फेट जिंक सल्फेट की जिंक की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के साथ में, तो देखो जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिंक ज्यादा अभिक्रियाशील है कॉपर से, तो ये जिंक को यहां से SO4 के साथ में जिंक जुड़ जाएगा और Cu को ये क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा। देखो Fe प्लस CuSO4 इसके साथ में अभिक्रिया होगी तो बन जाएगा FeSO4 प्लस Cu। देखो ये है नीला थोथा। कैसा है? नीला थोथा। ये नीले रंग का होता है कॉपर सल्फेट, और इसके अभिक्रिया लोहे के साथ में करवा दी तो ये बन जाएगा फेरस सल्फेट प्लस कॉपर अलग हो जाएगा। ये नीले रंग का होता है, लेकिन जब फेरस के साथ में अभिक्रिया करवा देते हैं तो इसका नीला रंग गायब हो जाता है। तो ये थी अपने पास में विस्थापन अभिक्रिया। अब
देखो वह विक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। चौथी, वह विक्रिया जिसमें अभिकारक एक दूसरे के यौगिकों को हटा देते हैं, द्विविस्थापन यानी कि 2 बार विस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए जैसे मैं यदि आपको डायग्राम से समझाना चाहूं तो देखो, यदि ध्यान से देखना, यदि एक अभिकारक इस टाइप का है और दूसरा अभिकारक इस टाइप का है और इन दोनों के बीच में अभिक्रिया होगी, तो ये देखो अपने यौगिकों को आपस में बदल लेंगे। तो इसका यौगिक तो देखो इसके साथ में आ गया और प्लस इस त्रिभुज वाला जो यौगिक था वो इस गोले वाला हो गया। देखिए दोनों में सिंपल थोड़ा सा अंतर है। जैसे सोडियम सल्फेट Na2SO4 और BaCl2 इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो BaSO4 प्लस अपने पास में मिल जाएगा NaCl। देखिए यहां SO4 था, ये तो चला गया क्लोरीन Cl की जगह, और देखो जो Cl2 था उसकी जगह आ गया SO4। दोनों ने अपना स्थान बदल लिया, तो यह अभिक्रिया हो गई द्विविस्थापन अभिक्रिया। 2 पदार्थों का विस्थापन हुआ है। और यहां देखो ये एक अवक्षेप पदार्थ है। अवक्षेप पदार्थ कौन सा होता है? वह पदार्थ जो जल में नहीं घुलता। अवक्षेप पदार्थ जल में नहीं घुलता, तो वह अभिक्रिया जिसमें एक अवक्षेप पदार्थ का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया? अवक्षेपण अभिक्रिया। तो ये अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण भी है। चलो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल की क्लास में हम देखेंगे। धन्यवाद।